नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। तो लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। कल 7वें चरण के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट पड़ने हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कल वोट पड़ेंगे, बिहार की 8, पंजाब की 13, हिमाचल प्रदेश की 4, चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटें। तो हमारे कई सहयोगी मैदान में हैं, उनके पास चलेंगे और जमीन का जायजा उनसे लेंगे। तो आइए पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार का, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र वाराणसी में हैं, रणवीर सिंह गोरखपुर में हैं। बिहार में भी चलेंगे, मनीष कुमार पाटलिपुत्र। आप देख सकते हैं हमारे तमाम सहयोगी प्रशांत पटना साहिब में मौजूद हैं। और आइए तो सबसे पहले सीधे चलते हैं हम हिमांशु शेखर के पास वाराणसी से। वहां से किस तरह की आज हलचल है या तैयारियां, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये सीट है। देश की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। 2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को यहां से 3,37,000 वोट से जीत मिली थी। 5 साल बाद 2019 के चुनावों में उनकी जीत का जो मार्जिन था वो बढ़कर 4,79,000 तक पहुंच गया था। इस बार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत का जो मार्जिन है वो 2024 में और बढ़ने वाला है, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी के सांसद रहते हुए वाराणसी का स्वरूप बदला है। यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, नई सड़कों का निर्माण हुआ है, नए ब्रिजेस बने हैं। और इन सब की वजह से प्रधानमंत्री इस बार और ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं, यह दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसकी वजह से पूर्वांचल के साथ साथ जो पूर्वांचल से सटी बिहार की लोकसभा सीटें हैं वहाँ भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साझा उम्मीदवार अजय राय को यहां पर चुनाव में उतारा है। अजय राय इससे पहले भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने यहां जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बार अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होगा। इनमें सबसे हॉट सीट है वाराणसी, जहां से खुद पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वाराणसी के अलावा बाकी हॉट सीटों की बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे हॉट सीट है गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि से बीजेपी ने एक बार फिर रवि किशन को मैदान में उतारा है और रवि किशन का मुकाबला काजल निषाद से होना है, जो कि सपा की प्रत्याशी हैं। इन 13 सीटों में 3 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। महाराजगंज से पंकज चौधरी, चंदौली से महेंद्र पांडे और मिर्ज़ापुर से अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, तीनों ही केंद्रीय मंत्री हैं और तीनों चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से चुनाव मैदान में हैं। यानी पूर्वांचल की बात करें तो 13 सीटों में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बांसगांव, सलेमपुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, ये बलिया समेत तमाम 13 सीटें हैं जहां पर 1 जून को यानी 7वें चरण में मतदान होगा। और इन हॉट सीटों में इस बार जनता किसके साथ है, किसके नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व खत्म होने वाला है और इन 13 सीटों में उत्तर प्रदेश में इस बार उम्मीद है कि मतदाता इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार में अंतिम चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें अगर नालंदा और पटना साहिब की सीट को छोड़ दिया जाए तो सबकी निगाहें 6 सीटों पर, बाकी के 6 सीटों पर होगी। नालंदा और पटना साहिब में सारे राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि जो विजेता है वो या तो जनता दल यूनाइटेड या भाजपा का होगा। और सबकी निगाहें या जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय होता है वो यह होता है कि आखिर इस बार मार्जिन क्या होगा। लेकिन जहां तक बाकी के जो 6 सीटें हैं उसमें जो सबसे कारगर या जो सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में है वो है काराकाट की सीट। और काराकाट की सीट पर जो गायक पवन सिंह हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं,
उनके कारण ये जो मुकाबला है सबसे ज़्यादा रोचक है। और कहा यह जा रहा है कि काराकाट में जो अग्री जाति, खासकर राजपूत जाति के वोटरों का जो रुझान होगा, जो झुकाव होगा, उसका असर बाकी के जो 6 सीटें हैं उस पर देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से अंतिम चरण के चुनाव में न केवल जनता दल यूनाइटेड बल्कि बीजेपी का भी प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। पिछली बार इन 8 में से 8 सीटें एनडीए के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार महागठबंधन ने सीपीआई-एमएल के साथ अपने तालमेल के आधार पर और जिस प्रकार से उन्होंने उम्मीदवारों को उतारा है, उसके बाद उनका कहना है कि 2 से 3 सीट जीतने में वो भी इस बार कामयाब होंगे। 3-4 सीटों पर सबकी नज़र रहेगी। उसमें सबसे प्रमुख पाटलिपुत्रा की सीट है, जहां से बीजेपी सांसद हैं रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो लालू यादव की बेटी मीसा भारती के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। 2014 और 2019 में भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था और रामकृपाल यादव दोनों ही बार विजयी घोषित हुए थे और उन्होंने मीसा भारती को हराया था। और इस बार फिर से दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने हैं और मीसा भारती के लिए खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव प्रचार किया है। तो ये इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा बगल की जो पटना साहिब सीट है, जो पटना शहरी सीट मानी जाती है, वहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता रविशंकर प्रसाद चुनाव मैदान में है, जो यहां से अभी सांसद भी हैं। इसके अलावा आरा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह वो भी चुनाव मैदान में हैं और उस सीट पर भी सबकी नज़र रहेगी। और इन 3 सीटों के अलावा जिस एक सीट पर सबकी नज़र है और काफ़ी दिनों से ये सीट चर्चा में है, वो है काराकाट लोकसभा की सीट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में हैं। लेकिन ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, और उनके चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और बेहद दिलचस्प हो गया है। तो इन 3-4 सीटों पर बिहार में आज जिन 8 सीटों पर चुनाव है, उनमें से इन 3-4 सीटों पर सबकी नज़र रहेगी। तुम्हारे साथ खास मेहमान हैं रामकृपाल सिंह जी हैं, अदिति फडणवीस वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र तिवारी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति जी, पहले अगर आप ही से, क्योंकि अब कल वोटिंग होनी है, उससे पहले तमाम चर्चाएं हो रही हैं और हमने देखा किस तरह से पूरी मशक्क़त हो चुकी है, कल वोट पड़ जाएंगे। क्या आंकलन आपका, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें, जो ये 13 सीट है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की भी सीट है यहाँ पर, हालांकि प्रधानमंत्री मेडिटेट कर रहे हैं, वो ध्यान लगाने चले गए, लेकिन क्या वहाँ से आपका आंकलन? हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की सीट में कोई स्थिति खराब है या कोई आशा के विपरीत कोई रिजल्ट आ सकता है। लेकिन और सीटों में निश्चित तौर पर थोड़ा सा खींचतान है। और बलिया की जो सीट है, नीरज शेखर जहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। उसके आसपास घोसी और सलेमपुर, इन पर भी बहुत डिबेट चल रहा है, क्योंकि इनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में सपा ने काफ़ी मेहनत की है। बिल्कुल, सपा ने मेहनत करी है। राजेंद्र तिवारी जी, आपका आंकलन शाम है, कल वोट पड़ने वाले हैं आखिरी चरण के लिए। बहुत लंबा ये चुनाव चला है अपने आप में। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आपका आंकलन? पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर एक अलग तरह का चरण है, क्योंकि पहला चरण जिस तरह से था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें 50% से कम थी, ये चरण भी वैसा ही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें, जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 50% से कम है, पहली बात। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की सीट और गोरखपुर की सीट, इन 2 सीटों पर तो ये मान करके चला जा रहा है कि यहाँ पर कोई खास वो नहीं है। और प्रधानमंत्री का मामला यह है कि मार्जिन क्या रहेगा, लोगों की रुचि इसमें है, मार्जिन क्या रहेगा। लेकिन बाकी सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कड़ा मुकाबला खड़ा किया गया है। आप वाराणसी के चारों तरफ की सीटें देखिए, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो घोसी हो, चाहे गाजीपुर हो, चंदौली हो, सलेमपुर हो, बलिया हो, ये सारी सीटों पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। और आसान नहीं है कि ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीटें निकाल लेगी। जी,
रामकुमार जी, आपका अगर बिहार की बात करें, यूपी में हमने नज़र डाली, लेकिन जो गठबंधन है विपक्ष का, उसका फाइट बैक जो रहा है, क्या वो मजबूती से दिख रहा है या हवा हवाई? देखिए, बिहार के बारे में 2019 में जो बीजेपी की सफलता थी, अगर उसमें कोई चीज़ माइनस इस समय दिख रही है तो जेडीयू के जितने भी कैंडिडेट पिछली बार जीते थे, ईमानदारी की बात है कि वो मोदी के नाम पे ही जीते थे, नीतीश कुमार के नाम पे नहीं। और ये बात याद होगा आपको, रामविलास पासवान ने खुद कहा था अपने लोगों के लिए कि बल्कि अपने पार्टी कैंडिडेट को कि ये तो मोदी के नाम पे वोट मिला है मुझे, इसको स्वीकार किया था। इस बार स्थिति अगर तो मोदी के नाम पे वोट मिलेगा तब तो है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के वो सारे जो कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, मुझे ऐसा कहीं लगता है कि वो लाइबिलिटी न साबित हों। मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, इसका मतलब बीजेपी ऑलरेडी वहाँ एवरेस्ट पर थी, तो उससे अब आगे क्या जा सकती है। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी तो अपनी सीटें रिटेन कर सकती है, लेकिन जो जेडीयू के खाते का है वो कितना बचा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम पंजाब और हिमाचल का रुख करेंगे, लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो कल 7वें दौर के चुनाव में जिन 57 सीटों पर वोट पड़ने हैं, उनमें पंजाब की 13, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। तो हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चंडीगढ़ से, वीडी शर्मा शिमला से और नीता शर्मा मंडी से आपको जानकारी भेज रही हैं। आइए पहले इनको सुन लेते हैं। पंजाब में वोटिंग हो रही है और पंजाब में 13 की 13 सीट पे पहली बार बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है कि इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो पंजाब की अगर बात करें तो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पंजाब में अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ, और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी एंड श्रोमणी अकाली दल। जलंधर की बात करें तो वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने उतारा है और उन्हें लगता है कि शायद वहाँ से जो दलित वोट बैंक है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के कारण उनको वो वोट बैंक मिल सके। वहीं पटियाले की बात करें तो महारानी प्रनीत कौर लगातार वहाँ से एमपी बनते आए, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से बनते आए, पहली बार बीजेपी से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें तो वहाँ पे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लड़ रहे हैं और उनके पास जो उनकी स्ट्रेंथ है, कई बार यहाँ से इलेक्शन लड़के कई बार जीत चुके हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस रूल कर रही है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम जो डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पे दिया है उसको देखते शायद कांग्रेस भी वहाँ पे दावा कर रही है कि बार बार हमारे डेवलपमेंट जो मुद्दे थे उनको लेके लोग उनको वोट देंगे। लेकिन ये सारी बातों की पुष्टि तब होगी जब रिजल्ट्स आएगा। देखते हैं कि वोटिंग के बाद कौन सी रैली, कौन सा रोड शो वोट को कन्वर्ट करता है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। 7वें और अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। 7,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों की बात करूं तो मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला है। अगर मुकाबले की बात हम करें तो मंडी में कड़ा मुकाबला है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने कंगना रनौत है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, एक्ट्रेस है। कड़ा मुकाबला इस सीट पर है। अगर इस सीट की बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो यहाँ से जो है 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, 3 बार प्रतिभा सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है और विक्रमादित्य सिंह की माताजी है, उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस बार यहाँ से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। सामने एक्ट्रेस है, हालांकि बीजेपी ने टिकट बदला है।
पिछली बार कुशाल चंद ठाकुर को यहाँ से उतारा था, वो उपचुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह थी और इस बार कड़ा मुकाबला इस सीट पर है, तो कोई भी बाजी मार सकता है। और अगर अगली सीट की हम बात करें तो शिमला है। शिमला से सांसद जो सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कश्यप, उनको चुनाव मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। हिमाचल प्रदेश को लोग छोटा काशी के नाम से जानते हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक गली में छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। हर एक गांव का एक अपना कुल देवता है। तो जो छोटा काशी है वो 1 जून को अपने लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवार चुनेगा। 4 सीट्स पर ये जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी हैट्रिक की उम्मीद कर रही है क्योंकि उसको मानना है कि 2014 और 2019 में उसने चारों सीट्स जो हैं वो जीती थी। उस दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक अच्छी पकड़ बनाई थी विधानसभा क्षेत्रों में, उसका फल जो है अब उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार कैंडिडेट्स जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा जो एक चेहरा है वो है क्वीन ऑफ बॉलीवुड यानी कंगना रनौत, जो यहाँ से मंडी से चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उनके खिलाफ जो हैं वो रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं विक्रमादित्य सिंह, जो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनकी माताजी प्रतिभा सिंह वहाँ पर सिटिंग एमपी है। जो मुद्दे हैं काफ़ी लोकल मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पर एक मेन मुद्दा है क्योंकि ज़्यादातर जो सेना या फिर फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमीरपुर हो, चाहे ऊना हो, चाहे फिर कांगड़ा हो या फिर मंडी हो, यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं। इस करके अग्निवीर को वो ख़त्म करेंगे अगर वो चुनावों में जीत जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो तीसरी बार मोदी सरकार का नारा जो है बार बार दे रही है और राम मंदिर का जो एक मुद्दा है वो भी उठा रही है। तो अदिति जी, अगर मंडी की सीट बहुत दिलचस्प बन गई है और प्रतिष्ठा की भी सीट बन गई है, किस तरह से ये एक फोकस एरिया रहेगा? क्योंकि जो 4 सीट हैं अभी तक, जिस तरह से नीता बताई रही थी, लगातार बीजेपी जीतती आई है, लेकिन क्या मंडी में कुछ बदल सकता है? कहना मुश्किल है। बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट है और जहाँ जिन लोगों से हमने बात की है वो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत इवनली मैच्ड है। एक तरफ है राजा बुशहर जो कि एक पूरी डायनेस्टी है और मंडी से वो परंपरागत वहीं से जीतते चले आए हैं, और दूसरी तरफ है एक कॉमनर लेकिन हिमाचल की लड़की, और भाजपा का तो वैसे भी दबदबा रहा है पहले भी। तो देखना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे असेंबली चुनाव में कभी भी अटैक नहीं किया नरेंद्र मोदी पर, ये मानकर कि नरेंद्र मोदी पर कोई आक्षेप नहीं लग सकता। अब क्या वो वही स्थिति है बरकरार हिमाचल में, ये देखने वाली बात। बिल्कुल। आपका सर आंकलन अगर हम शिमला की हिमाचल की बात करें, क्योंकि जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब आपदा हुई पैसे नहीं दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने बंदरबाट का आरोप लगाया जब उन्होंने एक रैली की थी, तो जो ये क्या मसला लोगों को याद रहेगा कि अब पिछले साल की त्रासदी भूलकर अब आगे जो वादे और हैं नए, या जो ये भी कहा जा रहा है अग्निवीर को सरकार शायद थोड़ा सा ट्वीक कर सकती है, उसका भी कुछ असर होगा? देखिए, मेरा ये हमेशा मानना है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है। इसमें जैसा मैंने कहा आपको कि राशन और ये जो राम, तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें कोई किसी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर इसका असर ना हो। और ये तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जो बहुत रीजनल मुद्दे होते हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, ये नहीं चलते हैं, लोगों को क्लियर कट है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि सवाल है कि वोट कंगना रनौत को नहीं मिल रहा है। एक बात मैं फिर कहूँगी, ये इलेक्शन मोदी के नाम पे रेफरेंडम है। मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, आप कंगना रनौत को उतना नहीं, मतलब अगर पीएम गए भी थे रैली, वो नहीं दे रहे हों, वजूद नहीं उनका मतलब मान रहे हों, तो भी अगर आपको ये है कि केंद्र के लिए विकल्प चुन रहे हैं, तो फिर सामने ये होता है कि मोदी को वोट दे रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसा है जहां लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र तिवारी जी, अगर हम पंजाब की बात कर लें, यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हालांकि जो तमाम रैलियां हो रही है, ना तो
अरविंद केजरीवाल सीधे डायरेक्टली जो आला नेता हैं कांग्रेस पर, उन पर आरोप लगा रहे हैं, और ना ही जो शीर्ष नेता है कांग्रेस के वो अरविंद केजरीवाल पर। जमीन पर क्या कितना असर होगा इसका? देखिए, पंजाब एक अलग तरह का राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले वो हमेशा अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती। तो जो स्थितियां वहां पर, और किसान आंदोलन का बैकग्राउंड है, किसान आंदोलन में कांग्रेस ने जिस तरह की चीजें की हैं, किसान आंदोलन के बाद जो अनाउंसमेंट्स है, उसके गारंटीज हैं, उसका भी असर वहां पर दिखाई देता है। अब देखना यह पड़ेगा कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो वहां पर स्थिति है उसमें कहीं कोई डेंट लगा पा रही है, एक सवाल ये है। दूसरा, शिरोमणि अकाली दल कमजोर है, पहले की तरह है नहीं। और आप देख रहे होंगे कि ये पहला चुनाव मुझे पंजाब का नजर आ रहा है जिसमें पंजाब का कोई कद्दावर नेता दिखाई नहीं दे रहा है जिसके आसपास चुनाव घूम रहा हो। सारे जो नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे राहुल गांधी, इन लोगों के आसपास घूम रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत गुंजाइश है। पिछली बार 2 सीटें उन्होंने जीती थी, उन सीटों पर इस बार वो स्थिति नहीं है। एक तो कैंडिडेट्स बदले, सनी देओल नहीं लड़ रहे हैं, तो उसका भी नुकसान है। और दूसरा, जो कांग्रेस का एक अपना पिछले 2-3 महीने के अंदर जो चीजें बनी हैं, जो नैरेटिव खड़े हुए हैं, और एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वहां 33% के आसपास दलित हैं, और देश का सबसे बड़ा राज्य है दलित आबादी के परसेंटेज के हिसाब से। उसका असर भी अगर संविधान का नैरेटिव देश में जिस तरह खड़ा हुआ, लोग कह रहे हैं कि वो नैरेटिव खड़ा है, तो उसका असर भी पंजाब में देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत दिलचस्प होगा। हम सबको इंतजार तो 4 तारीख तक ही करना पड़ेगा। बहरहाल एक ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वहां से हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। कल 7वें दौर के चुनाव में जिन 57 सीटों पर वोट पड़ने, उनमें झारखंड की 3 और पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं। हमारे सहयोगियों ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में 7वें और आखिरी चरण में कई सीटों में मतदान होने वाला है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 9 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होने वाला है। उड़ीसा में 6 संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। लेकिन क्योंकि उड़ीसा में साइमल्टेनियस चुनाव हो रहा है, तो ये 6 संसदीय क्षेत्र के साथ साथ 42 विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान होने वाला है। और ये एक डिसाइडर फेज माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में ना सिर्फ संसदीय चुनाव हो रहे, हालांकि दूसरे जो सरकार होने वाला है, अगले जो सरकार होने वाला है उड़ीसा राज्य के लिए, उसे भी चुनने का जो मतदान है वो इस बार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कई सारे इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं, जैसे कि डायमंड हार्बर, कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ, जादवपुर, बशीरहाट जैसे सीट्स हैं। उड़ीसा में कई सीट्स हैं जिसमें एक कठिन लड़ाई दिखाई दे रहे हैं, और दोनों राज्य मिलाकर आप मान सकते हैं कि ये एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चरण है चुनाव का, क्योंकि जैसे मैंने कहा 9 पश्चिम बंगाल में, 6 उड़ीसा में, और साथ साथ उड़ीसा में 42 विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है। तो डिसाइडर फेज तो आप बोल ही सकते हैं इसको। और साथ साथ दोनों राज्य में महत्वपूर्ण जो संसदीय क्षेत्र है और जो राजनीतिक व्यक्ति है इन संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी जाने माने राजनीतिक व्यक्ति है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
लोकसभा का चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के आदिवासी बहुल दुमका, गोड्डा और राजमहल में 1 जून को चुनाव होने हैं। अंतिम चरण को लेकर राजनीतिक दलों की अंतिम जोर आजमाइश है वो चल रही है। तीसरे चरण में दुमका में सीता सोरेन जो जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी, उनका मुकाबला अपने ही पुराने साथी नलिन सोरेन से बताया जा रहा है। यदि हम गोड्डा की बात करें तो जो वर्तमान सांसद बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव, जो कांग्रेस ने इस बार प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया है, उनके बीच मुकाबला बताया जाता है। और राजमहल की बात करें तो राजमहल में जेएमएम के वर्तमान सांसद विजय हांसदा और बीजेपी के ताला मरांडी के बीच मुकाबला बताया जाता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेके राज्य सरकार का भ्रष्टाचार और ईडी की कार्रवाई के पूरा इर्द गिर्द ही ये लोकसभा का चुनाव रहा। वहीं कल्पना सोरेन के चुनावी मैदान में उतरने से जेएमएम को नई ऊर्जा मिली। वहीं बीजेपी के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम और एकमात्र सहारा देखने को मिला। तो चुनावी अखाड़े में किसको कौन पटकनी देने में सफल रहा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अंतिम चरण में आदिवासी समाज किसके साथ, इस पर टिकी है सभी की निगाहें। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से खबर दुखद आ रही है कि यहाँ पे गर्मी से हीट स्ट्रोक से 9 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हुई है उनमें 6 होमगार्ड जवान हैं। कल यहाँ पर मतदान होना है, चुनावी ड्यूटी पर ये लोग तैनात थे। आइए सुनते हैं मिर्ज़ापुर से डॉक्टर का क्या कहना है जिस तरह से ये मृत्यु हुई है। आज हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएससी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है सर? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा, डायबिटीज़ शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। कहाँ पे ड्यूटी करने आए थे? ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट ज़िले के हैं। और बेतहाशा गर्मी हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, ये वाकई में बहुत दुखद खबर है जिस तरह से 6 होमगार्ड्स की मृत्यु हो गई, तेज़ भर्ती हुए हैं। और डॉक्टर साहब को सुना हमने अभी, वहाँ पे तो अफरा तफरी का माहौल होगा। देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा है कि गर्मी की वजह से अलग अलग जगहों पर कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन सिर्फ गर्मी की वजह से मौतें हुई हैं ऐसा नहीं है। जितनी भी मौतें हो रही हैं गर्मी की वजह से, ऐसे लोगों को पहले से कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जितने भी जवान आए थे उन सबको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। किसी को तेज बुखार था, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी की ब्लड प्रेशर का दिक्कत पहले से था। तो वो जो पहले से बीमारी होती है उसकी वजह से इम्यूनिटी लो होती है और जब भीषण गर्मी में लोग ड्यूटी करने बाहर निकलते हैं तो वो बॉडी पर दोहरा बुरा असर डालती है और उसकी वजह से कुछ मौतें हुई हैं। आज मिर्जापुर जिले में कुल 23 जवान उनको भर्ती कराया गया मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें एक पीएससी, एक फायर सर्विसेज समेत कुल 23 जवान थे, 20 होमगार्ड थे। तो इन 20 होमगार्ड के जवानों में से 6 जवान जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, वो सब उस गर्मी में अपनी बीमारी की वजह से उन पर असर पड़ा। फिलहाल डेथ्स हुई हैं और जांच की जा रही है कि क्या क्या फाइनल एग्जैक्ट वजह होगी इनके मौत के पीछे। लेकिन बेतहाशा गर्मी से हाल बुरा है। 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर और फील लाइक की बात करें तो 49-50 तक मौसम गर्म है। और इस बीच चुनाव में तमाम सारे जो लोग ड्यूटी में लगे हैं उनकी स्थिति खराब हो रही है और इसी का एक नतीजा है मिर्जापुर में, जहां 6 होमगार्ड के जवानों की मौत हुई है और कुल जिले में बता रहे हैं कि जो गर्मी की वजह से मौतें हुई हैं उनकी संख्या 9 है। तो 6 होमगार्ड के जवान और 3 ऐसे लोग जो कि जिले में गर्मी की वजह से जो हताहत हुए हैं। तो जांच हो रही है सभी के मौतों की वजह से कि आखिर कौन कौन सी किसको किसको बीमारी थी और क्या क्या असर था। फिलहाल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जिस भी तरह से गर्मी का असर कम हो सके उसके इंतजाम किए जाएं। पानी पीने की व्यवस्था से लेकर जहां सार्वजनिक जगह है उनको ढकने से लेकर के तमाम ऐसे उपाय हैं और वो अधिकारियों को कहे गए हैं। तो फिलहाल गर्मी से बचने के जो उपाय हैं वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जो मिर्जापुर से खबर आई है, निश्चित तौर पे 6 होमगार्ड के जवान समेत कुल 9 लोगों की मौत
जो बीमारी और उसके ऊपर से गर्मी की वजह से हुई है। और कुछ अभी 2 जवान ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कल मतदान होना है, उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्य भी जो लोग चुनावी ड्यूटी पर तैनात हैं, बाहर हैं, धूप में हैं, उनके लिए कुछ पानी की या गर्मी कम करने की सुविधाएं ज़रूर उपलब्ध कराएं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।